शुरू करें। चला जी। अभी तक जो हम आपको पढ़ाए हैं उसमें हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है। पहली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। इसमें उम्मीद करते हैं किसी भाई को कोई डाउट नहीं रहा होगा। पदार्थ की अवस्था में कोई डाउट है क्या? कितनी अवस्था होती है? सही है ना? सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक से रिलेटेड जितने भी नियम है वो सब किसके हैं? किसके हैं? पास्कल चचा के सिद्धांत हैं। हाइड्रोलिक से संबंधित सभी नियम पास्कल के नियम हैं। सही है। दाब दो प्रकार का होता है। एक होता है ठोस का दाब, एक होता है ठोस का दाब और एक होता है द्रव या गैस का दाब। ठोस का जो दाब होता है वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया। जबकि द्रव और गैस का दाब जो होता है P बराबर रो जी एच। अगर वायुमंडलीय दाब को कंसीडर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। यही पढ़ाए थे बाबू? क्या और कुछ पढ़ाए थे? हम बोले थे कि द्रव और गैस का दाब जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि नीचे से ऊपर जाइएगा तो दाब का मान घटेगा। नीचे से ऊपर अगर आप जाइएगा तो ये दिल्ली है और ये शिमला है, तो ये नीचे से ऊपर जाने पर दाब का मान क्या होगा? दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। क्वथनांक क्या होगा? घटेगा। यानी पृथ्वी के सतह पर अगर यहाँ 100 पास्कल दाब होगा तो यहाँ कितना होगा? 80 पास्कल होगा। तो ऊपर जब जाता है कोई हाई ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति तो उसको कभी कभी नाक से खून भी निकलने लगता है। किसके कारण? क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है। इन बात है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, चला अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं कुछ पदार्थ चला ऐसे हैं जिसको आप ठंडा कर दीजिएगा ना। कुछ पदार्थ क्या, लगभग सभी पदार्थ ठंडा कीजिएगा ना तो उसका आयतन जो है घट जाएगा। गर्म कीजिएगा ना फिर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठंडा कीजिएगा तो आयतन घटेगा, गर्म कीजिएगा तो फिर बढ़ जाएगा। ये लगभग सभी पदार्थ 90%। लेकिन 10% ऐसे हैं जिसको आप चला जी ठंडा कीजिएगा ना, ठंडा कीजिएगा ना तो बढ़ जाएगा। ठंडा कीजिएगा तो बढ़ जाएगा। ठंडा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आप फिर गर्म कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक ना? तो ऐसे पदार्थों में क्या होता है चला कि दाब बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर? ये 90% हो रहा है, मतलब वही हो रहा है जो होना चाहिए। 90% अगर कोई काम हो तो वो सीधी बात होगी कि उल्टी बात होगी? 10% अगर होगा तो उल्टा हो जाएगा। तो कहते हैं दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। क्या बढ़ता है चला? गलनांक भी बढ़ता है। गलनांक वह ताप है जिस पर कोई चीज गल जाता है। क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई चीज खौलने लगता है। क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई चीज खौलता है। गलनांक वह ताप है जिस पर कोई चीज गलने लगता है। तो यहाँ दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक भी क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ लेकिन उल्टा होता है। यहाँ जब आप दाब बढ़ाइएगा ना, दाब बढ़ाने पर गलनांक जो है वो घट जाता है। तो गलनांक घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। हमको ये बताए क्वथनांक भी क्या होगा? घटेगा। क्वथनांक घटेगा। इसका जो एग्जाम्पल है, ये जो 10% है, इसका तीनों को एग्जाम्पल है। वो बर्फ,
हलवा लोहा और बिस्मत। इसका सब है, इसका सब एग्जाम्पल है ये तीन गो को छोड़ के, घी डालडा जो भी आप कहते हैं। देखो बात बताइए, ये 10% हो रहा है, मतलब ये उल्टा काम हो रहा है कि सीधा काम हो रहा है? तो देखिए यहां भी उल्टा हो रहा है, बढ़ा रहे हैं तो घट रहा है। यहाँ ये सीधा काम हो रहा है, देखिए बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है। बोलिए ना हो। आपको ये सब नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा बर्फ के दो टुकड़ों को जब आपस में दबाया जाता है क्या किया जाता है, अर्थात दाब को बढ़ाया जाता है कि घटाया जाता है? किसी चीज को दबा रहे हैं मतलब दाब बढ़ा रहे हैं ना, तो दाब को बढ़ाने पर गलनांक घटेगा, तो गलनांक घटेगा तो जल्दी जल्दी गलेगा। गलनांक घटेगा तो बताइए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में जब आप दबा दीजिएगा तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो गलनांक, बर्फ यहां ना आता है सेकंड कंडीशन में ना, तो दाब बढ़ाइएगा तो गलनांक घट जाएगा, गलनांक घट जाएगा मतलब जल्दी जल्दी गलेगा ना। जल्दी जल्दी कहेगा आपको कि बताइए कि बर्फ का कोई टुकड़ा अगर इसे रखा हुआ है तो नीचे जाने पर गहराई बढ़ेगा कि घटेगा? ऊपर से नीचे आएंगे तो गहराई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। और आपको पता है P बराबर होता है रो जी एच। गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, तो दाब सबसे ज्यादा नीचे होगा कि सबसे ज्यादा ऊपर होगा? तो नीचे दाब सबसे अधिक होगा तो गलनांक सबसे कम होगा, तो यहां से गलेगा नीचे से कि ऊपर से गलेगा? जहां गलनांक सबसे कम होगा वहीं से गलेगा। गलनांक मतलब वह बिंदु जहां पर गलना शुरू हो जाता है, वह बिंदु जहां पर, तो देखो जब ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे दाब गहराई बढ़ेगा ना, ऐसे जाएंगे तो गहराई बढ़ेगा ना, और गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, और दाब जब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा, और जब गलनांक घटेगा तो जल्दी गलेगा। तो जल्दी कहां से गलेगा? जहां सबसे दाब ज्यादा दाब होगा, सबसे ज्यादा दाब कहां होगा? नीचे के ऊपर। आपको कहेगा तैरता हुआ जो हिमखंड है, बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा है, वो कहां से पिघलेगा? नीचे से के ऊपर से? पहाड़ पर रखा हुआ बर्फ का टीला है, वो कहां से पिघलेगा? नीचे से के ऊपर से? कहां से? हाँ, जैसे लोहा होता है वैसे ही बिस्मत होता है। जैसे आप अल्मुनियम लोहा मैग्नीशियम पढ़ते हैं ना, वैसे ही बिस्मत होता है। वैसे ही क्या होता है चला, बिस्मत। देखिए कहता है गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है, इस सामान्य 90% वाला है, घी डालडा। जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी क्या हो जाता है? सीधा होगा? सीधा ना होगा, बढ़ने पर बढ़ जाता है। जैसे मोम घी डालडा नारियल तेल इत्यादि। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर आयतन में क्या आ जाती है, कमी आ। गर्म करोगे, गर्म करोगे, गर्म करोगे तो आयतन घटेगा, और ठंडा करोगे तो आयतन बढ़ेगा। तो इसमें कौन कौन आता है? बर्फ, बिस्मत, ढलवा लोहा। दाब बढ़ने पर उनका गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दाब को जब बढ़ाइएगा तो उनका गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ढलवा लोहा, बिस्मत और बर्फ। लेकिन ये नहीं पूछेगा, आपको ये बात पूछेगा बहता हुआ हिमखंड, अगर ये हिमखंड है चला, बर्फ का टीला है, तो ये नीचे से पिघलेगा कि ऊपर से पिघलेगा? बहता हुआ हिमखंड ऊपर से ना पिघल कर नीचे से पिघलता है, क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब होने के कारण नीचे बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? बर्फ में दाब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा, और दाब बढ़ने पर सभी द्रवों का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये तो फिर अलग मामला हो गया। चला एक बार फिर से समझिएगा, हमने आपको क्या कहा, एक लाइन याद रखना है कि दाब जब बर्फ का बढ़ेगा ना तो गलनांक घटेगा। एक लाइन और पूछता है, लिख लीजिए। बर्फ के दो टुकड़ों को, बर्फ के दो टुकड़ों को जब आपस में दबाया जाता है
जब आपस में दबाया जाता है। हाँ भैया। क्या लिखें? बर्फ के दो टुकड़ों को जब आपस में दबाया जाता है तो दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाता है। गलनांक घट जाता है और वह जल्दी गल जाता है। दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाता है और वह जल्दी गल जाता है। दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाता है और वह क्या हो जाता है? जल्दी गल जाता है। सही है ना? ये क्वेश्चन पूछेगा, एक लाइन में समझ लीजिए। चला, गलनांक का कम होना मतलब जल्दी गलना। कहीं पर लिख लो, गलनांक का कम होना अर्थात जल्दी गलना, अर्थात कम ताप पर गलना। गलनांक का कम होना अर्थात गलनांक का कम होना अर्थात जल्दी गलना, जल्दी गलना अर्थात कम ताप पर गलना। अर्थात कम ताप पर गलना कि अधिक ताप पर गलना? गलनांक जब ये कम कह दिया मतलब समझ लो क्या हुआ? जल्दी गलेगा। गलनांक कम मतलब जब दाब बढ़ेगा बर्फ का तो गलनांक क्या होगा? घटेगा। इसीलिए तो बर्फ जो है नीचे से पिघलता है कि ऊपर से? बर्फ के दो टुकड़ों को जब आपस में दबाएंगे तो जल्दी गलेगा कि लेट से गलेगा? क्योंकि दाब के बढ़ने से गलनांक का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। अब है प्लवन। क्या है? चला, कभी चला पानी में कोई पत्थर उठाए हैं? उठाए ही होंगे। अच्छा, पानी कुआं से पानी निकाले हैं? कितने लोग निकाले हैं कुआं से पानी? बहुत बढ़िया बात। अभी भी कुआं है ना? लेकिन अब अंतिम है, कुआं के अंतिम दिन चल रहे हैं। हमको लगता है तो हर बाल बच्चा कुआं नहीं देखेगा, है ना? मारे चोटा, अब तो हर बाल बच्चा में कितना दिने बचल है। अब तो 2-3 साल बहुत हो गया। आज एगो लड़का आया, 21 साल, लगभग 20, 20.5 साल का था। तो हम अपने वही 12 से 1 में जनता दरबार लगा हुआ था, उसी में आया। वो बोलता है ना, सर। हम बोले बोलो। सर हमारा ऑनलाइन कर दीजिए, हम अब पटना नहीं रहेंगे। हमको लगा ये नया चूजा है, ऐसा क्या हो गया इसको। हम लोग कहाँ घर है? बोला यहीं मसौड़ी सर। मसौड़ी 1-1.5 घंटा लगता है यहाँ से, पटना से। तो हम इस बात पे तहकीकात किए कि हो सकता है हमारे मास्टरी में गड़बड़ी हो, तो उसको ठीक ना करना पड़ेगा। ऐसे बच्चा का पलायन हो जाएगा तो फिर हम यहाँ ओल छिलेंगे। तो हम जो है चला उससे पूछे कि बाबू क्या कारण है, बतेबे नहीं करे।
ठीक ना। हम बोले बोलो ना क्या कारण, क्यों तुम जाना चाहते, तबीयत खराब हो रहा है या यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा है कि मन नहीं लग रहा है। तो कहता नहीं सर हमको जाना पड़ेगा। बहुत कोशिश की, हम नहीं है बताया। तो हम बोले पापा का नंबर दो। पापा का नंबर जब लिए तो फोन, 20.5 साल का लड़का था मात्र। जब फोन किए तो कहता है कि इतना गाली दिया फिर ओकर बाप, कि किसी का बाप नहीं चाहता कि वो घर आए। बोला है ई छोटा जो है ब्याह कर लिया है, समझा। 20.5 साल का उम्र है। वो लड़की इंटर पास की है, ई ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है। उसी में ये दोनों कर लिया ब्याह। मतलब ये दोनों भागने की फिराक में था तो बाप ब्याह करवा दिया। तो ब्याह करवा दिया तो इहो कर लिया। तो कर लिया तो अब ये क्या है कि लड़की रहती है ससुराल में, ई रहता है पटना में। लड़का के घर पे जो है केवल उनकी मम्मी रहती है, पापा कहीं कमा रहा है बेचारा। तो उससे उसके दौरान तो 20 को झूठ बोल दिया वो। तो हम बोले कि तब पत्नी को बोलो कि नहीं। हम बोले तो क्या हो गया, शनिवार रविवार चल जाना घर। 2 दिन चल जाना, बगले में 1 घंटा में घर है। बृहस्पतिवार को यहाँ से निकलना, शुक्रवार को रात में यहाँ से निकलना, शुक्र रात में रह जाना, शनिवार दिन का रविवार भी रह जाना, चल आना। तो कहता क्या है वो छोड़वा, तो अब क्या हुआ। तो कहता है सर घर जाते हैं ना तो सब अगल बगल का ठीक नहीं कहता, कहता देखो 5 दिन पर चल आया। तो हम बोले रे चोट्टा 5 दिन पर चल आया, अभी तुम तो कहता जब परमानेंट चल जाएंगे सर तो 1 आध महीना सब कहेगा कि पटना छोड़ दिया, ओकर बाद तो सबको समझ में आ जाएगा कि यहीं रहता है। बोले कितना पूरा फाती है ये जी, मतलब समझ रहा है। तो हम बोले कि अब उसको क्या बोलेंगे हम, हमारा हंसियो आ रहा था, वो हंस रहा था और छोड़वा हंस भी रहा, एकदम मुस्की हंसी दे भी रहा है। हम बोले आए रे तो 1 महीना पे जाओ, 1 महीना पे जाओ तब लोग नहीं ना कहेगा कि जल्दी जल्दी आ रहा है। दे देखो गांव घर में क्या होता है ना, तुम शादी करोगे जल्दी जल्दी अगर आओगे ना तो लोग कहेगा देखो। वो चोटा भले ही उस सब दिन अपने पत्नी के साथ रहे, लेकिन तुम अगर 5वें दिन पे जाओगे तो कहेगा देखो आ गया। तो उसके बाद हम उसको बोले कि 1 महीना पे जाओ। तो बोलता है 1 महीना पे जाएंगे सर, वो नहीं मान रही है। वो कह रही है हम 1 महीना यहाँ अकेले रहबे नहीं करेंगे, हमको या तो आप पटना अपने साथ में रखिए और नहीं तो हमारा अपन घर दे आइए। हम बोले भाई समस्या तो है तुम्हारे साथ। हम चला ओकर बाद ओकरा, हम सोचे ये पाप न लग जाएगा हमरा। पता चला 2 लोगों को मिलने से हम रोक रहे हैं। ये तो एक तो इसने केकर शराब पड़ल है, ऊपर से मामला गड़बड़ा जाए। तब चला हम ओकरा ऑनलाइन करवा के बेचारा को घर भेज दी। बड़ा खुशी खुशी बेचारा घर चलाए। ऐसा ऐसा तो केस आता है। अब देखो अब ऑनलाइन होना बंद हो गया है आज से। आज से किसी का ऑनलाइन नहीं होगा, जिसको ऑनलाइन करवाना है 100 टका का पुर्जी कटवाएगा। ना धुन के पेट खराब होता है ही दर्द होता है, हु दर्द होता है, कहता सर 1 दिन ऑनलाइन, 3 घंटा के लिए ऑनलाइन कीजिए सर। अरे नौटंकी चल रहा है, किसी का ऑनलाइन नहीं होगा, सबका ऑनलाइन होना बंद। कुछ है तो हर 100 टका लगेगा तभी ऑनलाइन होगा, तो तनी पैसा का प्रेशर पड़ेगा ना। तो ऑनलाइन ऑनलाइन में क्या हो रहा है, चला ऑनलाइन कर देते हैं ना तो लगता है मेरे पास तो ऑनलाइन आ गया, अब हम चलते हैं घर। जैसे हम लोग कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से आते थे ना तो लगता था 4 दिन की छुट्टी में पढ़ेंगे नहीं, तो किताब इतना ले लेते थे, तो संतोष देख के रहता था किताब तो है ना। वो अलग बात है पढ़ते नहीं थे, ठीक ना। तो वही संतोष हो जाता है बच्चा को, ऑनलाइन तो हमारा पास है ही ना है, चलो घर। तो उसमें मामला गड़बड़ा रहता है, 100 के प्रेशर पड़ेगा ना हिसाब से ऑनलाइन करवाएगा।
जगरा जरूरत होगा वो करवाएगा, जगरा जरूरत नहीं होगा वो नहीं करवाएगा। इसलिए आज से नया रेट खुल गया है, 100 टका दीजिए, 1 महीना तक के लिए ऑनलाइन आप करवा सकते हैं। क्योंकि हमारा भी चला, हम कर इसलिए देते थे कि बच्चा एक बार ऑफलाइन में पैसा देवे किया है तो फिर से उससे ऑनलाइन में काहे पैसा लेना, ऑलरेडी बच्चा पे कर दिया है। लेकिन चला हमारा एक बच्चा एक्टिवेट करते हैं तो 1200 का कोर्स तुमको एक्टिवेट करके देंगे तो 18% उसका जीएसटी लग जाना है, यानी लगभग 250-300 टका। वो फिक्स है, सरकार लेवे। सरकार कहती है कि आप फ्री में नहीं पढ़ा सकते। बोले भाई काहे, हमारा मन होगा एक फ्री में पढ़ा देंगे, हम पढ़ा देंगे। बोला नहीं आप नहीं पढ़ा सकते, इसके लिए सरकार है, आप सरकार थोड़े हैं। हम बोले कि भैया हम अगर 50 को कोर्स ऑनलाइन एक्टिवेट फ्री में कर दिए हैं बच्चा को तो उसका पैसा तो हम नहीं देंगे आपको जीएसटी। तो सरकार कहती है नहीं, उसके लिए सरकार है, आप किसी को फ्री में नहीं पढ़ा सकते। दिव्यांग कोटा भी नहीं है, दिव्यांगों को भी आप फ्री में नहीं पढ़ा सकते। अब दूसरा चला सर्वर चार्ज होता है, अनाधुन अभी दिन में कम से कम 400 बच्चा आता है ऑनलाइन करवाने के लिए। केकरो मथा दर्द कर रहा है, केकरो पेट दर्द कर रहा है, केकरो हवा बढ़िया नहीं लग रहा है, केकरो घर जाना है। काहे घर जाना है, फूफा के बेटी के बियाह है। ये महतो जी के दलान है रे, ऑनलाइन जगरा एक्टिवेट करवाना 100 टका फीस दे। आप केकरो मान लो ब्याह कर लिया है, अब वो समस्या है, तो समस्या है तो सबके निदान हम ही करेंगे। तू अपना एक भी बच्चा ऑनलाइन करवाने नहीं आएगा, बैठ के चुपचाप पढ़ो। ये महतो जी के दलान बना दिया है। महतो जी का दलान का मतलब जानता है तुम लोग? देखो, महतो जी का दलान वो दलान होता है जहां पर जाओ और सब कुछ भी मांगो और मिल जाए। हम लोग यहाँ कहावत है, महतो जी का दलान बना दिया है, मतलब जे मांगोगे वही तथास्तु हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए चला जो भी बच्चे हैं, अब बहुत इमरजेंसी है तभी आप क्लास ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन बच्चा पढ़ता नहीं है। अब जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो रेगुलर पढ़िए, आपको तो आदत लगल है। लेकिन ऑफलाइन में जो उपलब्ध है वो ऑफलाइन पढ़िए। ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हैं बाबू रेगुलर पढ़ो, ना तो कोर्स खरीदना बहुत आसान है, 299 599 के। आ जाइए इधर। कभी चला आर्किमिडीज का सिद्धांत का नाम सुने हैं? आर्किमिडीज के साथ क्या हुआ जानते हैं? एक बार उसको ना पानी में चल गया वो, तो वैज्ञानिक आदमी तो था ही, पानी में गया ना, डूबने लगा। डूबने लगा तो वो जो है बाहर निकला, कहा यूरेका यूरेका। तो यूरेका का मतलब पानी होता है। जैसे पानी में जब वो डूबा ना, चला सांस लेने में दिक्कत हुआ तो उसका फटा, फटा तो बाहर निकला। अब बाहर निकला, कहता यूरेका यूरेका। यो क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार पानी में के अंदर जाने के बाद बाहर निकलने पर, इस बार ग्रुप डी में पूछा कौन चिल्लाया यूरेका यूरेका? आर्किमिडीज। कौन चिल्लाया? आर्किमिडीज चचा। आर्किमिडीज चचा तैरने डूबने का सिद्धांत दिए थे। जैसे चला कभी तैरते हुए आदमी को देखे हो? कभी जिंदा आदमी को तैरते देखे हो? अब मरा हुआ आदमी को नहीं देखे हो? जिंदा आदमी ऐसे ऐसे एकदम बाप बाप करेगा तब तैरेगा, मरा हुआ आदमी एकदम आराम से तैरता है। कुछ होता है उसको। व्हाट इज द रीजन कि जिंदा आदमी बहुत आसानी से तैर लेता है, मरा हुआ आदमी, जिंदा आदमी को बहुत दिक्कत होता है तैरने में, अब मरा हुआ आदमी एकदम आसानी से जो है ऐसे ही तैरता है बिना हाथ पैर चलाए। व्हाट इज द रीजन? इसी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। आप क्या कीजिए, चला पत्थर उठाइए पानी में। क्या उठाइए? आप पानी में उठाइएगा तो आपको हल्का लगेगा, अब वही पत्थर आप उठाइए पानी के ऊपर, भारी लगेगा। क्या लगेगा? एगो बात बताइए, काहे ऐसा होता है? इस पर हम लोग प्रकाश डालने वाले हैं। जैसे चला जी, होता क्या है कि ये मान लीजिए आपका पत्थर है या कोई वस्तु है, ई चला हल्का कब लगेगा? जब इधर से को बल लगा देंगे तो हल्का लगेगा कि भारी? इधर से बल लगा देंगे पक्का। तो चला पानी में अगर कोई वस्तु है या किसी द्रव में कोई वस्तु है तो पानी द्वारा नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, इसीलिए हल्का लगता है। जैसे अभी आप बोले ना कि अभी ये वस्तु पर अगर ऐसे बल लगा देंगे तो हल्का लगेगा, तो अब ये ना आप बोले हैं कि ऐसे बल लगा दीजिएगा तो हल्का लगेगा। हल्का लगेगा ना? तो भैया ऐसे ही एगो बल लगाता है द्रव या पानी नीचे से किधर की ओर,
तो आपको हल्का लगता है। जैसे आप ये पानी से हटा लेते हैं, ऊपर लेके आ जाते हैं पानी से ऊपर, तो ये बल हट जाता है, तो आपको फिर भारी लगने लगता है। बोलन रे, यही जो बल लगाता है ना पानी, इसी को उत्प्लावन बल, उत्क्षेप बल, अपथ्रस्ट फोर्स, उत्क्षेप बल, बॉयनेंसी बल कहते हैं। इस बल का अलग अलग नाम है, उत्प्लावन बल, उत्क्षेप बल, बॉयनेंसी फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। ये सब इसका क्या है नाम, जिसके हे रे, इधर देखो ना। कुछ कोई लड़का पढ़ रहा है, समझा, और लड़की लोग की तरफ ऐसे देख रहा है। यहां से सब दिख रहा है। ये कुकर्म नहीं करो, यानी हमारा तरफ ध्यान दो। एकदम साफे चिट खोपड़ है कि नहीं। ये कुछ कुछ बच्चा को देखना, वो इतने दूर में बैठेगा। हम जैसे इधर घूमेंगे ना, तो आज सुबह में होइए ना गया, आज सुबह में एगो लड़की खड़ी हो गई, कहती है कि देखिए सर, ये लड़का मेरे तरफ बार बार काहे देख रहा है। कुछ कुछ बच्चा जैसे हम इधर घूमेंगे ना, तो वो करेगा। कृपया, कुकर्म में पकड़े जाने पर सॉलिड सजा मिलेगी। देखो, कहते हैं इधर इधर इधर, मेरे तरफ देखो, हमारा तरफ देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बल लगाते हैं, तो ये हल्का नहीं लगता है? लगा रहा है, लग रहा है पक्का। इस बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्क्षेप बल कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, या बॉयनेंसी बल कहते हैं, या आर्किमिडीज फोर्स कहते हैं। बोलो रे, पहली बार इस बल का अध्ययन आर्किमिडीज चचा ने किया। आर्किमिडीज चचा ने क्या कहा कि अगर कोई पिंड द्रव में डूबी हुई है, किसमें डूबी हुई है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। ये आंशिक रूप से डूबा हुआ है, अगर यहां हो जाएगा तो ये पूर्ण रूप से डूब गया। आंशिक मतलब आधा छिधा डूबल है, बोलो रे। आंशिक रूप से डूबा हुआ है, तो आंशिक रूप से डूबा हुआ है, तो नीचे से ऊपर के तरफ एक बल लगता है। किसके द्वारा? द्रव के द्वारा। किसके द्वारा? द्रव के द्वारा। और इस बल का नाम है उत्प्लावन बल, उत्क्षेप बल, बॉयनेंसी फोर्स, बॉयनेंसी बल, अपथ्रस्ट फोर्स। ये सब बल इसका नाम है। ऊपर से नीचे कोई भी बल हर वस्तु पर लगता है, वो है भार बल। ऊपर से नीचे की तरफ जो कोई वस्तु पर बल लगता है, वो क्या है? भार। जैसे मेरे पर भी एक नीचे की तरफ बल लग रहा है, जिसका नाम है भार बल। हर वस्तु पर एक बल काम करता है उस वस्तु के कारण, जिसका नाम है भार बल। ये जो बल लग रहा है नीचे से ऊपर, किसके कारण? द्रव के द्वारा। किसके द्वारा? और हर वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ एक बल लगाता है, जिसको हम लोग भार बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? भार बल कहते हैं। और नीचे से ऊपर जो बल लग रहा है, उसे हम कौन बल कहते हैं? ये नीचे से ऊपर जो बल लगा रहा है, वो द्रव लगा रहा है, और ऊपर से नीचे जो बल लग रहा है, वस्तु के द्वारा लग रहा है, जिसको हम लोग भार बल कहते हैं। रे, अब गौर फरमाइए, नीचे से ऊपर के ओर जो बल लगेगा, उसे कौन बल? उत्प्लावन बल, या उत्क्षेप बल, या बॉयनेंसी बल, या थ्रस्ट फोर्स। ये कौन लगाएगा? ये कौन लगाएगा? ये द्रव के द्वारा लगेगा। ई जो लग रहा है, ये वस्तु के द्वारा लगेगा। तो जब वस्तु पानी से बाहर आ जाएगा, तो वस्तु के द्वारा जो लगने वाला बल है, वो तो लगबे करेगा, लेकिन ये बल गायब ना हो जाएगा। ये बल चला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये इस बल के कारण तो भारी न लगने लगेगा। मान लो ये 10 न्यूटन का बल ई लगा रहा है, और 8 न्यूटन का बल ई लगा रहा है, तो वस्तु 2 न्यूटन के भारी लगेगा। लेकिन जब इसको हवा में लेके आ जाइएगा, तो ये 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, और नीचे से ऊपर बल नहीं लग रहा, तो भारी 10 न्यूटन का लग। ये भारी लगेगा कि हल्का? आई, तो देखो, यही है प्लवन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? किसका सिद्धांत? अब कितना बल लगेगा, यो ना बात है।
कि कितना बल नीचे से ऊपर लगेगा, इसको आर्किमिडीज ने कैलकुलेट किया और आर्किमिडीज ने कैलकुलेट करके कहा कि कितना बल नीचे से ऊपर की ओर लगेगा। तो उसमें यह पाया गया कि जितना यह पानी विस्थापित करेगा, मतलब जितना पानी छेकेगा, हटाएगा, उतना ही बल नीचे से ऊपर लगेगा। नहीं समझा? अगर कम पानी हटाएगा तो कम बल लगेगा, ज्यादा पानी हटाएगा ज्यादा बल। जितना पानी ये इतना दूर हटाया है ना, इतने बल नीचे से ऊपर लगेगा। बोलन रे। यही सिद्धांत था किसका? आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज ने कहा उत्प्लावन या उत्क्षेप बल का जो मान होगा वो वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के आयतन के बराबर होगा। बोलन रे। अब एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि समान दिशा में? एगो हेने है, एगो होने है। हम ये कह सकते हैं भार बल और उत्प्लावन बल एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत। सही कि गलत? भार बल और उत्प्लावन बल एक दूसरे के क्या है? क्या है? विपरीत होता है। क्लियर? इसी उत्प्लावन बल के कारण आप तैर पाते हैं। उत्प्लावन बल अगर ज्यादा होगा, एक बात बताओ, ई बल ज्यादा होगा तो ऊपर रखेगा, ई बल ज्यादा होगा तो अब दोनों बराबर होगा तो बीच में। मान लो ये वस्तु है, चला ये नीचे से ऊपर लग रहा है, ये उत्प्लावन बल। बोलन रे। ई लग रहा है भार बल, तो भार बल ज्यादा होगा तो डुबा देगा, उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तो तैरा देगा। अब दोनों बल बराबर होगा तो बीच में नहीं। ये बल ज्यादा डूबेगा, ये बल ज्यादा तैरेगा, दोनों बल बराबर बीच में रहे। बोलन रे। भार बल और कौन बल? उत्प्लावन बल। भार बल ज्यादा होगा तो क्या होगा? उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तो तैरेगा, दोनों बल बराबर होगा। क्लियर है? धीरे धीरे देखो चला, इन नीचे से ऊपर की ओर जो लगने वाला बल है ये बॉयनेंट फोर्स है, ऊपर से नीचे जो लगने वाला है ये वेट है, भार बल। बोलो हाँ या ना? कहते हैं प्लवन, किसी वस्तु, प्लवन मतलब तैरना, प्लवन मतलब, प्लवन मतलब प्लवन, प्लवन, प्लवन। हम लोग कहते हैं तैरते हैं हम तो, लेकिन साइंस की भाषा में कहते हैं प्लवन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में किसी वस्तु का किसी द्रव में, किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को क्या कहते हैं? प्लवन कहते हैं। प्लवन वस्तु के भार व द्रव के उत्क्षेप पर निर्भर करता है। प्लवन जो है वो वस्तु के भार और द्रव के उत्क्षेप पर निर्भर करता है, यानी उत्क्षेप बल पर निर्भर करता है। अगर भार बल ज्यादा हुआ तो डूब जाएगा, उत्क्षेप बल ज्यादा हुआ तो तैरेगा, और दोनों बराबर होगा तो बीच में रहेगा। इसका मतलब प्लवन जो है भार बल और उत्क्षेप बल पर निर्भर किया कि नहीं किया? किस किस पर निर्भर किया? भार बल पर और उत्क्षेप बल पर। भार बल क्या है? उस वस्तु के कारण जो बल लगता है नीचे, और उत्क्षेप बल है जो नीचे से लगता है ऊपर। क्लियर है? बोलन रे। इसका मतलब तैरना और डूबना, यानी तैरना और डूबना जो निर्भर करता है वो दो बल पर निर्भर करता है, एगो भार बल पर, एगो प्लावन बल पर। सही कि गलत? तो कह रहा है किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं। प्लवन वस्तु के भार व द्रव के उत्क्षेप पर निर्भर करता है। उत्क्षेप मतलब वो कितना ऊपर लेके जाता है। बोलो ना रे। तो कहते हैं जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया, और एक सिद्धांत दिया जिसे हम लोग कौन सिद्धांत कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। द्रव में तैरने का सिद्धांत किसने दिया सबसे पहले? इस बात को एनालाइज भी किसने किया था? आर्किमिडीज ने। अब देखो चला, ये अगर कोई तैर रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ एक उत्प्लावन बल लगेगा। अगर ये सिक्का यहां अभी डूब गया, ये डूब गया कर मतलब भार बल ज्यादा है, अभी देखो तैरेगा, ये तैर रहा है, इसका मतलब उत्प्लावन बल ज्यादा है। बोलो ना रे। देखो चला, ऊपर से नीचे की ओर भार बल लग रहा है,
और नीचे से ऊपर की ओर उत्क्षेप बल, प्रणोद बल, उत्प्लावन बल, बॉयनेंसी फोर्स है। बोलो ना रे। ई बल किसके द्वारा लगाया जा रहा है? ई बल वस्तु के द्वारा। बुझा रहा है? अगर ई बल ज्यादा होगा तो तैरेगा, ई बल ज्यादा होगा और दोनों बराबर होगा तो बीच में नहीं। नहीं बुझा रहा है? कहाँ बुझा रहा है? बहुत बढ़िया बात। भार बल तथा उत्क्षेप या प्रणोद एक दूसरे के विपरीत है कि उसी दिशा में है? देखो एक दूसरे के विपरीत है ना, ये हने है तो ये हने है। बोलो। फिर कहता उत्प्लावनता का केंद्र विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के क्या होता है? समानुपाती। जितना ज्यादा पानी विस्थापित होगा उतना ही ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा, तो दोनों समानुपाती ना हुआ। आर्किमिडीज चचा के सिद्धांत क्या? आर्किमिडीज चचा का सिद्धांत है कि कितना बल लगेगा तो जितना पानी वो क्या करेगा? विस्थापित करेगा, उतना ही बल लगेगा। बोलो न रे। आर्किमिडीज चचा क्या कहते हैं? जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से क्या किया जाता है? डुबाया जाता है, तो उस वस्तु पर, उस वस्तु पर उस वस्तु पर विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर, जितना पानी ये विस्थापित करेगा, विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी में हल्की प्रतीत होती है। बोलन रे। अब तुम पहले सोच के बैठोगे हमारा पास दिमाग है, ये नहीं, हमरा नहीं बुझाएगा। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्त। आपको ये समझना होगा कि आपको पढ़ना होगा। नहीं पढ़िएगा चलाना। अभी अगर तुम 15% दिमाग इनएक्टिव रखो, 10,000 सैलरी डाउन होगा, एकदम फिक्स है। जितना दिमाग ज्यादा यूज करोगे सैलरी उतना ज्यादा मिलेगा, जितना कम दिमाग यूज करोगे उतना कम सैलरी मिलेगा। इसलिए चला दिमाग लगाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। और तुम कितना कमजोर है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम तुमको फिर भी सिखा देंगे, लेकिन तुम्हारे पास सीखने का इच्छा भी तो होना चाहिए। पहले दिमाग नहीं हो जाए, हमारा नहीं होगा, हम पढ़ नहीं सकते, हम तो कुत्ता हैं, हम कैसे पढ़ लेंगे? नहीं होगा, नहीं होगा भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कहते हैं जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से क्या किया जाता है? डुबाया जाता है, तो उस वस्तु को पर विस्थापित द्रव के, जितना द्रव विस्थापित होगा उसके आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी में क्या होती है? अब बताओ, उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर लगता है, ऊपर से नीचे? उत्प्लावन बल द्रव लगाता है कि वस्तु? भार बल के लगाता है? ये लगाता है। क्लियर है ना? और दोनों एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत है। कितना उत्प्लावन बल लगेगा? जितना ही पानी विस्थापित करे। कितना उत्प्लावन बल लगेगा? जितना ही पानी विस्थापित करे। बोलो रे। हम लोग जो तैरते हैं ये प्लवन है। क्या है ये? हम लोग तैर पाते हैं क्योंकि द्रव द्वारा नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे हम लोग उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था? सूर्य और तारों की उष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण। बोलो रे। सबसे ज्यादा गति जो है ठोस में कि द्रव में कि गैस में? पक्का। सबसे ज्यादा घनत्व किसमें? ठोस में। सबसे ज्यादा विसरण किसमें? इसमें। ठोस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, तो बताओ सुइया से ज्यादा दाब की नाखून से ज्यादा? पक्का। एक पैर पर खड़ा होंगे, एक उंगली पर, दोनों पैर पर, किसमें दाब ज्यादा? एक उंगली पर खड़ा होंगे, क्षेत्रफल सबसे कम, दाब सबसे ज्यादा। अब बर्फ को दबाएंगे, जल्दी गलेगा कि लेट से गले? जल्दी गलेगा। आप बर्फ का सिल्ली रहेगा, नीचे से गलेगा कि ऊपर से? कहां से गलेगा? क्लियर है? क्योंकि बर्फ में दाब बढ़ाने से गलना घट जाता है। चला, माइंड टेस्ट का मटेरियल आ गया है। जो लोग नहीं लिए हैं, माइंड टेस्ट का मटेरियल है किसी के पास? टेलीग्राम पे भी डाल दिया गया है, ऑनलाइन वाले बच्चे
जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये हर एग्जाम के लिए है, माइंड टेस्ट ये नहीं। इस सप्ताह माइंड टेस्ट इकोनॉमिक्स स्पेशल और साइंस स्पेशल है, ठीक है। ये मटेरियल नीचे मिलता है। आज बृहस्पतिवार है, आज आप इस मटेरियल को लेंगे, 10 रुपए में ये मटेरियल मिलता है, और इसको बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार पढ़ेंगे, और रविवार को इसका टेस्ट होना है 12 बजे से। इतने मटेरियल से 100 क्वेश्चन रहेगा। कितने बजे टेस्ट होना है? 12 बजे। ये हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। अब इसमें से कुछ बच्चे लेंगे, कुछ बच्चे नहीं लेंगे, ये तो चला आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये मटेरियल फॉलो करने से हर महीना आप 2000 क्वेश्चन सीख पाइएगा। अब आपको दिल करे तो फॉलो कीजिए, ना दिल करे तो ना कीजिए। थैंक यू वेरी मच।